The midnight of August 14th, 1947, symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-development. राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। Repeatedly lets its rhythm down. They say Delhi just isn't a safe place for women. जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, इस कुर्सी के 4 पैर हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र It's the time to rise up now. क्योंकि nowhere is safe. If college and universities are not safe, then nowhere is safe. Today, Cabinet has taken very important decisions which were chaired by Prime Minister Narendra Modi. Citizenship Amendment Bill has also been approved and will be brought before Parliament. अमित शाह जी महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकता अधिनियम 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। एक मिनट, शशि थरूर जी, I am opposing the Parliament's legislative competence to address and pass this bill because it is an assault on the foundational values of our republic, sir. The nationalist movement did not divide on ideological grounds or on regional grounds or geographical grounds or linguistic grounds. It divided on one simple principle, sir. Should religion be the determinant of our nationhood? The fact is, sir, those who said that religion should determine nationhood, they formed Pakistan. That was the idea of Pakistan. And Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Dr. Ambedkar, Maulana Azad, they all said religion cannot determine nationhood. Our nation is a land for everybody, sir. That is why this is violative of the fundamental structure of the Constitution of India,
It betrays the preamble, sir, which is given you a notice that the preamble constitutes an integral part of the basic structure. That is violated. It violates Article 14, as others have pointed out, which applies to all persons, not just citizens. And finally, sir, it enshrines discrimination against the values of our Constitution. I therefore believe we do not have the competence to discuss this bill. It should not be brought forward and introduced. Thank you, sir. सर, पहली बात यह है कि सेकुलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। केशानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानों में और नफ्ते जोहर में से जिक्र है। तीसरा सर, वो माई केशानंद भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है और आप ये बिल लाकर सरबनन सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा सर, चकमा को हमने सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाजत है बगैर आयल परमिट के। आखिरी पॉइंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए और आप होम मिनिस्टर को ही बचा लीजिए, वरना क्या होगा कि न्यूरमबर्ग रेस लॉज और इजराइल के सिटीजनशिप एक्ट में होम मिनिस्टर का नाम डेविड बेन गुरियन हिटलर के साथ लिखा जाएगा। आप उसको बताइए सर। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के सदस्यों के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये बिल संविधान के किसी भी आर्टिकल को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में अब मतदान, अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 293, विपक्ष में 82। मंत्री जी अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। मेरा भारत तो हरा है, उत्तर पूरब के जंगलों से। मुझे तो नीलगिरी के पहाड़ों से पूरा देश नीला दिखता है। मेरा भारत मेहंदी का लाल है। मुझे तो मछली की पेट जैसी गुलाबी दिखती है। मेरे लिए तो इंडिया एक कंप्यूटर के कोड की तरह है। तो आखिर हम लोग साथ हैं क्यों? दिल्ली पुलिस शर्म करो। सुन्नी जब तक सुन करेगा कुत्ता के कल्याणों से। जब इंडिपेंडेंस के टाइम पर जामिया यूनिवर्सिटी खुल रही थी तब ये बात की गई थी, गांधी जी ने खुद बोला था कि जामिया को अगर चंदा लेकर भी चलाना पड़ा तो भी वो चलाएंगे। और आज सिनेरियो ऐसा है कि उसी जामिया के साथ इतनी ब्रूटैलिटी हो रही है, हम स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो जो गांधी जी चलाना चाहते थे इस यूनिवर्सिटी को चंदा लेकर भी, उसको क्यों कम्युनलाइज करा जा रहा है, क्यों रिलीजियस बेसिस पे उसको टारगेट किया जा रहा है, इज़ आवर क्वेश्चन। Do we not have the right to protest? Whenever it comes to जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो ही इतनी ब्रुटैलिटी क्यों? JNU ने इससे बड़ा प्रोटेस्ट देखा है। हम लोगों ने ये फील करा है इस प्रोटेस्ट के ड्यूरेशन में कि जब पुलिस मारती है तो वो हमें इस तरह मारती है कि हमें भगाने के लिए नहीं, हमें मारने के लिए मार रही है। एक बच्चे को 2 बार डंडा मारोगे तो वो डर कर चला जाएगा। आप उस बच्चे को 10 बार 12 बार डंडा मार रहे हो तो आप उसे हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए ही डंडा मार रहे हो। एम्बुलेंस का फोन करो, एम्बुलेंस का फोन करो।
साले में छोड़ ले मत, गोली लगी है, गोली मार दी, गोली हम बैठ रहे हैं। आज सुबह से जामिया इलाके में काफ़ी लोग अपने अपने ग्रुप्स में इलाके में प्रदर्शन और नारेबाजी इत्यादि इलाके में घूमते हुए कर रहे हैं। शांतिपूर्ण वो कर रहे हैं। उनको पुलिस सहयोग के साथ इसको कराया भी जा रहा था, उनको कहीं पर रोका नहीं जा रहा था। करीब 3 बजे के आसपास, 2:30-3 बजे के आसपास काफ़ी संख्या में भीड़, 1,500 से 2,000 से भीड़ जो यूनिवर्सिटी इलाका से निकल करके ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी होली फैमिली हॉस्पिटल के सामने से सराई जुलेना होकर के आगे जा करके रिंग रोड की तरफ करके नई दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहे, उनको न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो सूर्या होटल है उसी के पास में हमने बैरिकेड लगा करके उनको रोका था और रोक करके उनको समझाया गया कि वो शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन इत्यादि जो भी करना चाहें वो वहाँ पे करें और कोई रिंग रोड को जा करके जाम ना करें या वो कोई भी किसी प्रकार के वायलेंस वहाँ पे तरीका ना अपनाए। तो उन्हीं में से कुछ ग्रुप्स पीछे की तरफ से वो जाकर के रिंग रोड के पास पहुंच गए, माता मंदिर रोड पे। रिंग रोड पे उन्होंने जाम किया, लिहाजा हमारा पुलिस पर्सनल वहाँ पे जाकर के उनसे रिक्वेस्ट की कि वो वहाँ से जगह से वहाँ पे हटे और ट्रैफिक को चलने दें और अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखें। लेकिन इस बात को उन्होंने नहीं माना और वो मॉब वहाँ पे वो तुरंत प्रदर्शनकारी मॉब में कन्वर्ट होकर के वायलेंस वहाँ पे करने लगे और वो तैयारी के साथ, उनमें से कुछ ग्रुप्स थे जो जरूर तैयारी के साथ थे, उन्होंने डीटीसी बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस को वहाँ पे तोड़फोड़ करी, उसमें आग लगाया और उनको फिर वहाँ से उसको पुश करने के लिए हमारे पुलिस पर्सनल ने कानूनी कार्रवाई वहाँ से उन्होंने करते हुए उनको पुश किया। और ये फिर जैसे ही वापस जा रहे थे, वापस जाते हुए उन्होंने पुलिस के ऊपर काफ़ी पथराव भी किया। ये सराय जुलेना चौक पर हमारे पुलिस चौकी के सामने 2 मोटरसाइकिलों पे उन्होंने आग लगाई और वहाँ पे खड़ी थी 2 डीटीसी बसेस, उसमें तोड़फोड़ करी। उसके बाद होली फैमिली हॉस्पिटल के सामने जब ये भीड़ को पीछे उनको हटा दिया गया था तो वहाँ से वो पथराव करना शुरू किए थे और पथराव करते हुए वो उनको पीछे हटाया जा रहा था। हमने उसमें आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए उनको पीछे हटा रहे थे और वो यूनिवर्सिटी एरिया जो मेन रोड है जो जामिया नगर की तरफ जाता है उसी रोड में वो पीछे जा रहे थे, क्योंकि उसी के अंदर से वो आए थे। उनको पीछे लगातार उनके साथ प्रयास करते हुए उनको पीछे हटा गया और उसके साथ हमने कम्युनिटी के एल्डर्स के साथ भी हम बातचीत कर रहे थे कि उनको समझाया जाए वो उग्र ना हो और अपने अपने घर में चले जाएं, शांति व्यवस्था को कायम करें और ट्रैफिक की आवागमन स्मूथ हो जाए। सर कितने लोग इंजर्ड हुए हैं इसमें? हमारे पुलिस के जो जितनी जानकारी मुझे अभी तक प्राप्त हुई है, पुलिस के 6 लोग अभी इंजर्ड हैं जो इनके भारी पथराव से इंजर्ड हुए हैं और कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। इसकी जानकारी हम बाद में दे पाएंगे। फर्स्टली मैं ये बोलूँगी, आई एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जामिया, मैं सिर्फ इसलिए नहीं हम लोग लड़ रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ये टारगेट करता है या बिल जब बोलता है कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन, पारसीज को इंक्लूड करेंगे, आप तभी हमारा सेक्युलर फैब्रिक को हार्म कर देते हो जब आप एक रिलीजन को इंक्लूड नहीं करते। मैं सबसे पहले ये कहूँगी एज ए जामिया रिप्रेजेंटेटिव कि हम लोग एक दूसरे को इंसान की तरह पहले देखें और हिंदू मुस्लिम की तरह बाद में देखें, बिकॉज वो हमारा आइडिया ही नहीं है। बात यह है कि जब डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे तो जो दलित है, जो गरीब है, जो इतनी सारी विमेन हैं, वो कैसे प्रूव करेंगी? हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं मांगने वाले ये लोग, ये हमसे हमारे प्रॉपर्टी के पेपर मांगेंगे, ये हमसे हमारे बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे, ये हमसे हमारा 10th का सर्टिफिकेट मांगेंगे, 12th एजुकेशन सर्टिफिकेट्स मांगेंगे। बेसिकली ये लोग प्रूव करेंगे। तो आप मुझे ये मेरे को पूछना है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या गरीब, दलित, आदिवासी कितने लोग हैं इस कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, या बहुत सारी विमेन भी जो पढ़ाई करती हैं इस कंट्री में 10th के लेवल तक, 12th के लेवल तक, जिनके नाम प्रॉपर्टी होती है या जो अपने प्रॉपर्टी, अपने पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं, जो ये बता सकते हैं कि उनका बर्थ कब हुआ। अब देखिए इतने सारे आदिवासी को, दलित को, गरीब लोगों को पता भी नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ है। वो कैसे प्रूव करेंगे कि वो इस कंट्री के सिटीजन्स हैं? और आप सिर्फ इस बिना पर उन्हें डिटेंशन कैंप्स में भेज दोगे। और अगर ये लोग ये नहीं प्रूव कर पाते तो आप इस बिना पे कैसे प्रूव कर पाएंगे कि वो इस कंट्री के सिटीजन्स हैं? और सेकंड बात ये है कि जो बाकी सारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो बच जाएंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको ये सबसे ज़्यादा टारगेट करेगा। I as a human being cannot see innocents going into detention camps or people standing into lines। हम लोग डिमोनेटाइजेशन की टाइम पर बैंक्स की लाइन में खड़े हुए बिकॉज इन लोगों ने हमें भरोसा दिलाया कि इकोनॉमी अपलिफ्ट होगी, हमारा कालाधन वापस आएगा। स्टैटिस्टिक्स प्रूव के कितना कालाधन वापस आया। अब हम फिर से बेवकूफ़ों की तरह लाइनों में लग जाएं अपनी सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए।
इसका पॉइंट क्या है? आप हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो, इस समय हमारा जीडीपी देखो, विमेन के अगेंस्ट इतने सारे जो क्राइम हो रहा है उसको देखो, वो सब इग्नोर करके क्या इस समय कंट्री में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लाने की ज़रूरत थी? एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है कि अगर एनआरसी लागू हुआ तो एक इंसान पे कम से कम 400 रुपये का खर्च आएगा। वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ 137 करोड़। हाउ मच मनी आर वी विलिंग टू स्पेंड इनटू दिस नॉनसेंस, टू स्पेंड इनटू द आइडिया ऑफ creating India into a Hindutva nation? Well, 3 people died and several were injured in protests that swept at least 10 states against the centre's new law on the citizenship. Permission for protest was denied in almost all states, but the protesters defied that. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज So we do not want Assam to lose its identity and overdued and overwhelmed by the external powers, external forces and external people coming from Bangladesh, because we know that we will become the minority in our own land. This bill is saying that somehow the non-Muslims have a greater claim to India than Muslims have, and this is wrong. नो कैम मैं हमेशा बोलूंगा और अपने मरते दम तक बोलूंगा, मैं इस बिल के साथ नहीं हूँ। If we are one, we have also fought for the freedom of India, shoulder to shoulder. In comparison, बिल्कुल एक साइलेंट प्रोटेस्ट था। उस साइलेंट प्रोटेस्ट के बाद हमने 12th को भी प्रोटेस्ट करा और एक कॉल ली मार्च के लिए, जो कि एक साइलेंट बहुत ऑर्गेनाइज्ड मार्च थी 13 दिसंबर की। 13 दिसंबर दोपहर को पुलिस ने हम लोगों पर बिना किसी वार्निंग के डंडे मारना शुरू करा, भगाना शुरू करा। हमारे पास वीडियो प्रूफ्स और एविडेंसेस हैं। बॉयज़ हॉस्टल के गेट के अंदर पुलिस घुसी, इतना मारा, गार्ड्स उन्हें बचा रहे हैं पर पुलिस नहीं रुक रही है। आंसू गैस के गोले फेंके गए। 13 दिसंबर की इवनिंग को अराउंड 30 स्टूडेंट्स होली फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। एक नेशनल यूनिवर्सिटी के 30 स्टूडेंट्स किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, बहुत एब्सर्ड और नई बात है। फिर भी हम लोगों को मीडिया कवरेज बहुत कम मिली, हम लोगों की बात बहुत कम सुनी गई। उसके बाद जब 15 दिसंबर तक हमने प्रोटेस्ट करा, जो कि भी एक बहुत साइलेंट प्रोटेस्ट था, हम लोग सिर्फ अपने कैंपस के रोड के बाहर स्लोगनेरिंग करते हैं, आज़ादी के नारे लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उन नारों में कुछ भी रिलीजियस एंगल नहीं होता, कम्युनल एंगल नहीं होता। बहुत शांति से हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सिर्फ अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन को सुनाने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहली बात ये बोलूँगी कि हमारा संविधान हमें राइट टू प्रोटेस्ट देता है। अगर वो राइट टू प्रोटेस्ट है तो आप हर बार हम पर धारा 144 कैसे लगा सकते हो? लगा दी। हम लोग अपने यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं, साथ में खड़े हैं, स्लोगन्स लगा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हमें लगा कि बहुत वायलेंट हो रहा है। जो आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ से कुछ लोकल्स हमारे साथ इन्वॉल्व थे, अपना अलग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमें नहीं पता, मैं सिर्फ अभी ये भी बोलूँगी कि हमें नहीं पता कि बस में आग किसने लगाई, वायलेंस किसने करी, पत्थरबाजी किसने करी। बस मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि किसी भी जामिया स्टूडेंट ने वायलेंस नहीं करी। जो मीडिया में बार बार बोला जा रहा है कि जामिया स्टूडेंट्स ने वायलेंस करी, जामिया स्टूडेंट्स आतंकवादी है, जामिया स्टूडेंट्स अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, हमारा एक गलत नैरेटिव प्रेजेंट किया गया। कोई बात नहीं, हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करके। हमारे लोगों ने अभी तक किसी प्रोटेस्ट में हिंसा नहीं की है। इन्हीं के लोगों ने आगे हिंसा की, हमने देखा भी। बिना वर्दी के सिविल कपड़ों में गुंडे घूम रहे हैं। जान देने की जरूरत है और हमने शांतिप्रिय प्रोटेस्ट को ताकत देने की जरूरत है। जहाँ जहाँ मुकदमे दर्ज हुए हैं वहाँ हमारे
स्थानीय प्रशासन गिरफ्तारियां कर रही हैं, लेकिन किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे और पूरी छानबीन के साथ ही हम उनको किसी अभियोग में अंदर गिरफ्तार करेंगे। अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई है? FIR पूरे उत्तर प्रदेश की गिरफ्तारी हम बाद में बता देंगे, आपको प्रेस बुलेटिन भेज देंगे। लखनऊ में हमने 218 गिरफ्तारियां की हैं और कल तक की हमारी रिपोर्ट थी, रात तक की 9 व्यक्तियों की मौत हुई है विभिन्न भागों में। ये संख्या बढ़ भी सकती है, हम उसका आंकलन कर रहे हैं और उस सभी जगहों से रिपोर्ट मंगा रहे हैं और जैसा भी होगा वस्तुस्थिति आपको हम शेयर करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में और संभल में जिस प्रकार से वाहनों में आग लगा करके आगजनी करने का प्रयास हुआ है, व्यापक रूप से वहाँ पर तोड़फोड़ करने का प्रयास हुआ, इस प्रकार की उपद्रवी गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैंने पहले दिन भी इस बात को कहा था और सभी से विनम्र अपील की थी कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, संवाद से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम लोग सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर दुष्प्रचार बंद करें, लोगों को वास्तविक जानकारी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति की रोटी सेकने वाली कांग्रेस, सपा और वामपंथी संगठनों ने जिस प्रकार से आज महाबंदी के नाम पर पूरे देश को आगजनी की चपेट में झोंकने का प्रयास किया है, यह अस्वीकार्य है और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। मैंने इसके बारे में अभी एक बड़ी बैठक बुलाई है और मैं इस चीज़ को स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ, मैं स्वयं देख रहा हूँ और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं। संविधान बदलने का इस बीजेपी सरकार का प्रयास है और पूरी तरह वो षड्यंत्र कर रहे हैं इस बारे में। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें उन्होंने बाहर के दरवाजे से अंदर लाने की कोशिश की है, जिसका परिणाम पूरी तरह षड्यंत्र उनका राज्य घटना के ऊपर हो रहा है। ये तो एक चुनौती का समय है, देश की संविधान बचाने की जो ये रैली निकाली जा रही है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश में एक माहौल है कि संविधान बदलने की जो केंद्र या राज्य की सरकार बात कर रही है, निश्चित रूप में कहीं भी लोगों के मन में एक डर है कि हमारी लोकशाही का जो आत्मा है वो संविधान है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमको दिया है, इसके ऊपर 70 साल हो गए। स्वतंत्र के उपलक्ष्य में देश प्रगति कर रहा है और उसको बदलने की अगर कोई भाषा हो रही है तो निश्चित रूप में हम उसका विरोध करेंगे। इसके लिए रैली है। ये बिल्कुल एक गलत बात है कि वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स पढ़ते हैं, ये बिल्कुल एक गलत बात है। गलत तो मैं क्या ही कहूँ, आपका नैरेटिव इतना हेट सेंट्रिक कैसे हो सकता है कि जामिया में बच्चों को आतंकवादी बनाया जा रहा है। आप JNU के लिए तो ये नैरेटिव नहीं लेते हो, JNU के लिए आप कुछ और बोलते हो कि वो पेट्रियाटिक नहीं है या वो इतना कंट्री ओरिएंटेड नहीं है। आप बहुत आसानी से, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर एक लेफ्ट आइडिया को सपोर्ट करती है तो आप ये कह देते हो कि नहीं जी वो तो आतंकवादी है या वो देशभक्त नहीं है। बिकॉज हमारे इस पीरियड में हम लोग इनटॉलरेंट हो गए हैं और डिसेंट को एक्सेप्ट करने की हमारे पास पेशेंस नहीं है। जो डिसेंट एक ह्यूमन राइट है कि हम डिसेंट कर सकते हैं, हम अपनी बात आगे रख सकते हैं। अगर इस एडमिनिस्ट्रेशन, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम कुछ भी बोलते हैं या डिसेंट करते हैं तो हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं, हम देशद्रोही हैं। ये एक नैरेटिव है जो जामिया और JNU के स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली ब्रेक करने का एफर्ट करते हैं इतनी सारी ब्रुटैलिटी के बाद भी। तो आई हैव नॉट बीन फिजिकली हार्म्ड बिकॉज हम लोग एस्केप कर गए थे। बहुत सारे जो हमने रूट्स निकाले थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फ्रेंड्स भी बैकलॉन की जो लोकल्स ने हमें बचाया बाहर सीढ़ी लगाकर, बिकॉज उनको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि जामिया के बच्चों को अंदर से बचाओ। तो 2-3 घंटा जो भी बच्चों ने एस्केप किया, a lot of our students have been psychologically traumatized because of this. If you go into our university, it looks like a war zone.
वॉशरूम्स टूटे पड़े हैं, कान सारा है इधर। हम लोग 10 दिन के बाद यूनिवर्सिटी में जाते हैं, देयर आर ब्लड स्टेन्स एवरीवेयर। हम लोग लाइब्रेरी को विजिट करते हैं, लाइब्रेरी पे उन्होंने गार्ड्स खड़े कर रखे हैं। लाइब्रेरी जो हम रीडिंग रूम बोलते हैं, जिसको वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो रीडिंग रूम नहीं जा पा रहे हैं। लाइब्रेरी को रोका गया है, रेनोवेशन हो रही है, पूरे ग्लास विंडो पेन्स टूट रखे हैं, बच्चों के बैग्स लैपटॉप्स ऐसे ही वहाँ पड़े हैं। जो आंसू गैस की वीडियोस हम लोग देख रहे हैं, हम हर जगह नहीं प्रेजेंट हो सकते थे, तो हम देख रहे हैं कि हर जगह वहाँ पे पूरा वॉर जोन है, शेल्स हैं, आंसू गैस के शेल्स पड़े हुए हैं हर जगह पर। व्हाट इज दिस अ यूनिवर्सिटी और अ वॉर जोन? हमारी जो स्पिरिट है, हमारी जो हिम्मत है, हमारी जो समझ है, उसको बार बार दबाने की कोशिश करेंगे और करते आए हैं। हमें बार बार SOS कॉल्स आती हैं कि खुरेजी में पुलिस वार्निंग्स दे रही है, बार बार शाहीन बाग की विमेन है जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया जो इनके साथ मिली हुई है, वो ये बोलती है, वो ये बार बार विमेन का स्पिरिट तोड़ने की कोशिश करती है और उन्हें ये बोलती है, जो रिपब्लिक टीवी के खुद का नैरेशन है, अर्नब गोस्वामी ने खुद बोला है कि क्या ये औरतें बिकाऊ हैं। एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन कर देते हैं जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, बोलते हैं कि 500-700 रुपये में आती हैं। इमेजिन दोज विमेन जो इतने दिन से 24 आवर्स वहाँ ठंड को बैटल कर रही हैं, बारिश को बैटल कर रही हैं, नींद को बैटल कर रही हैं, वो बैठी हैं। इमेजिन दोज विमेन लिसनिंग कि तुम लोग बिकाऊ हो, सुबह कोई और औरतें होती हैं, रात को कोई और औरतें होती हैं जो 500-700 रुपये लेकर यहाँ आती हैं। मैं नहीं कहूँगी कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि CAA वापस लिया जाएगा, बिकॉज ये एक ईगोइस्टिक गवर्नमेंट है, ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि इनसे गलती हो गई है। इतने सारे लोग आज सड़क पर हैं, अपने काम छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़क पर आए हुए हैं। देश की GDP इकोनॉमी वैसे ही बहुत डिसरप्टेड है, बट आई विल नॉट से कि आई एम वेरी होपफुल कि ये लोग इस एक्ट को वापस लेंगे, बट आई थिंक दैट दिस स्पिरिट ऑफ आवर्स विल नॉट ब्रेक। हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे बिकॉज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस टू कम, even if they ask us when this was happening in the country, what were you doing, I would be able to say कि मैं उस समय प्रोटेस्ट कर रही थी इस फैसिस्ट गवर्नमेंट के सामने। स्टूडेंट्स और विमेन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंट्स हैं, मैं उसका पार्ट थी, और ना कि मैं अपने घर पर बैठकर सो रही थी। That's what I want to say. Amid protests across the country, the government has notified the Citizenship Amendment Act, and it comes into force from Friday, the 10th of January. The Ministry of Home Affairs notification has been published in the official Gazette of India. The government has notified the act as of today, that is 10th of January 2020. The act has been notified. However, it's still not clear whether the draft rules have been framed. You know, there was the government, and again they were saying that they need to notify the act, and they also need to frame the rules. Now, the centre is moving the Supreme Court seeking transfer of all pleas challenging CAA filed in various high courts across the country to the Supreme Court, which is already seized of 60 pleas. Now, this is a centre's counter. They're saying that different high courts will perhaps give different orders, and there will be a confusion. That is the submission of the Solicitor General to the CJI, who has perhaps agreed to hear this play on Friday. संविधानेर प्रस्तावना हमारे देशे जो संविधान B.R. अम्बेडकर ने लिखा था और स्वाधीनता के Citizen Amendment Act is an act of Parliament. So the plus and minus is always there, because it relates to the religion issue. So that is why now it is in controversy, I would say. See, the Parliament enact every law. The Parliament has got the power to enact and amend the law in dumping majority. And now the problem is India is a sovereign and secular democratic country,
the people of the minority people, they are afraid of this law because this law may be misused in future. That's the worry. That is why the people at large, they are protesting against this, and now the litigation before the Honorable Supreme Court. Since the matter is in sub judice before the courts, so I can't comment over the verdict or the result of the this issue. But I would say that this act only relates to the person who has come from Pakistan, Afghanistan, Bangladesh prior to 2014. The person who are Hindus, Sikhs and Christians and all. So this act excluded the Muslims and other people who are from the other countries. So that is a controversy. Even in future, if the parliament wants to include some more religion and some more persons, like Sri Lankan Tamilians, like other people, like people from Bhutan and other people, so it's a parliament has got powers. So this act is not going to totally affect the minority religion people. Let us see what is the result comes. I don't think this act suffers any illegality or unconstitutionality. Let the court what decide, we will see. Let us see. Sir, what about the protest was going on in JNU and all? See, the protest is because the protest is recognized one. Peaceful protest is the fundamental rights of the citizen. At the same time, protest converting into violence is a bad thing. I don't think the people who are in peaceful protest, they may go for the violent protest, because people in power and people who dislike this protest, I believe that they are misusing and they are intruding in the protest, and they want to disturb and dismantle this protest. So that's what I feel happened in JNU. The students were in peaceful protest, but some people went into the protest and they collapsed everything and they beaten up. Then that become very big sensitive issue. Everybody has got protest. My personal opinion, even whether the student is a school, preliminary, primary school or secondary school or college, wherever they, because the parents are sending the students after their hard-earned money only for studies. These are all these CAA Act and all is a polarization. So because the people in power, the government and the people are in politics, politics, they want to polarize the people. They bring the law. The opponent political parties and leaders also, they want to put us and they want to take political mileage. So ultimately the students and the ordinary public, they suffers in violence. You see many number of violence, this burning and all, police lathi charge, and these are all this very unfortunate. जल्दी आओ। उन्होंने हमारा घर जला दिया। वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए। तो हम यहाँ रह सकते हैं? रुको।
आप सही धर्म के नहीं, आप सही देश के भी नहीं। ये हम नहीं कहते। अब हमारा संविधान क्या है? मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद।